हेलो टू ऑल, यू ऑल आर वेलकम ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की ये जो क्लास है उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 50 MCQs ऑन द टॉपिक रेडियोथेरेपी एंड न्यूक्लियर मेडिसिन। बहुत बेसिक सी क्वेश्चन है जो देखा जाए तो पर्पसली रेडियोथेरेपी के लिए है, न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए है, और जो ये 50 MCQs हैं वो डायग्नोसिस में भी इनमें से आ जाता है। ठीक है, तो ये जो सेशन है डेडिकेटली रेडियोथेरेपी और न्यूक्लियर मेडिसिन के MCQs हैं, लेकिन ये वो MCQs है जो डायग्नोसिस में भी आ जाते हैं। तो इट्स अ बेसिक MCQs फॉर ऑल दिस थ्री फील्ड्स, बाकी स्पेशली रेडियोथेरेपी और न्यूक्लियर मेडिसिन के ये MCQs है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एस्पायरेंट्स के कोर्स से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं रेडियोग्राफर के स्टेट और सेंट्रल लेवल के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, वो बिल्कुल एस्पायरेंट्स का कोर्स बाय कर सकते हैं, जो कि आपको अवेलेबल है ओनली 399 में। और ओनली 399 में आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड होगा, वन लाइनर MCQs, PDF, मॉक टेस्ट, पर्टिकुलर अलग अलग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके प्रिपरेशन में। फर्स्ट 7 डेज़ के लिए ये जो कोर्स है वो बिल्कुल फ्री होने वाला है, तो इट्स फ्री टू एक्सप्लोर। आफ्टर दैट द प्राइस विल बी 399 ओनली। और अगर इस पर भी आप प्रोमो कोड लगाते हो रेडिएशन तो आपको 10% ऑफ मिलने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे जाएंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे और कोर्स को बाय करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा, द रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड बाय मैरी क्यूरी वाज फ्रॉम अ मिनरल कॉल्ड। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की जो डिस्कवरी करी थी मैरी क्यूरी ने, वो किसी मिनरल से करी थी। वो कौन सा मिनरल था? ग्रेफाइट, पिच ब्लेंड, और ऑफ मैग्नीशियम या फिर और ऑफ आयरन। ठीक है, तो ये सबको पता है भाई रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किसने करी थी? मैरी क्यूरी ने। मैरी क्यूरी ने आइसोलेट किया था रेडियम एंड पोलोनियम को। ठीक है, कौन से आइसोटोप्स इन्होंने डिस्कवर किए थे वो भी हम देख, और कौन से किए थे ये एम्स के MSc के न्यूक्लियर मेडिसिन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, कि उसमें क्वेश्चन आया था कि मैरी क्यूरी ने कौन कौन से रेडियो एक्टिव आइसोटोप डिस्कवर किए थे। तो मैरी क्यूरी डिस्कवर्ड रेडियम एंड पोलोनियम, ठीक है, विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम यूरेनियम रिच ओर। ठीक है, यूरेनियम रिच ओर, और जिसको हम क्या बोलते हैं? पिच ब्लेंड। ठीक है, पिच ब्लेंड क्या है? यूरेनियम रिच ओर है। इससे रेडियम एंड पोलोनियम आइसोलेट किए थे किसने? मैरी क्यूरी ने। ठीक है, और ये जो मिनरल्स थे ये क्या शो करते थे? स्ट्रॉन्ग रेडियो एक्टिविटी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। पिच ब्लेंड को हम यूरेनिनाइट भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट की अगर मैं बात करूँ तो ये प्योर कार्बन है, रेडियो एक्टिव नहीं है। और ऑफ मैग्नीशियम की हम बात करें, इट इज़ ऑल्सो नॉट रेडियो एक्टिविटी, एंड और ऑफ आयरन नॉट एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एन अल्फा पार्टिकल इमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज कंसिस्टिंग ऑफ। अल्फा पार्टिकल जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से इमिट हो रहा है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। तो अल्फा पार्टिकल कौन सा हो जाता है? हीलियम, 2He4। हीलियम को हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो इट इज़ अ हीलियम न्यूक्लियस 2He4। तो ये किससे बना हुआ होता है? बिल्कुल 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द बीटा रेज इमिटेड इन रेडियो एक्टिविटी आर। रेडियो एक्टिविटी के अंदर जो बीटा रेज इमिटेड होते हैं वो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स होते हैं, मिजॉन्स, फर्मियॉन्स, बोसोन्स या बैरियॉन्स। तो अगर हम बात करें बीटा रेज इमिटेड इन रेडियो एक्टिविटी, तो बीटा डीके प्रोड्यूसेस बीटा नेगेटिव। ठीक है, बीटा नेगेटिव डीके एंड बीटा पॉजिटिव डीके। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का इमिशन, और इसके अंदर क्या हो रहा है? पॉजिट्रॉन का इमिशन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात करें तो ये न्यूक्लियॉन्स हैं, मिजॉन्स और फर्मियंस नॉट स्पेसिफिक टू बीटा डीके, और ये तो इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन है, ऑप्शन नंबर डी। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द गामा रेज आर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स। तो गामा रेज क्या है भाई? प्रोटॉन्स है, जैसे यहाँ पे हमने देख लिया जो बीटा रेज है वो इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिटिव है, तो बीटा नेगेटिव डिके या बीटा पॉजिटिव डिके। वैसे ही जो गामा रेज है वो क्या है? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स। तो गामा रेज क्या है? हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटॉन्स, ठीक है, विच इज इमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस। हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक photons which is emitted from nucleus। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्मी डिस्कवर्ड दैट स्टेबल एलिमेंट्स कैन बी मेड रेडियो एक्टिव बॉम्बार्डिंग देम विथ। ये बोल रहा है फर्मी ने, ये जो किसी साइंटिस्ट का नाम है, तो फर्मी ने ये डिस्कवर किया था कि जो स्टेबल एलिमेंट्स हम कैसे बना सकते हैं। इसकी भाई स्टेबल एलिमेंट्स बन सकते हैं अगर हम रेडियो एक्टिव को बॉम्बार्ड करेंगे। किसके साथ? न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स या फोटॉन्स। तो जो इनका पूरा नाम था एनरिको फर्मी, ठीक है। इन्होंने ये दिखाया था कि भाई स्टेबल एलिमेंट्स बिकम रेडियो एक्टिवेटिंग व्हेन बोम्बार्ड विद न्यूट्रॉन। तो स्टेबल एलिमेंट्स को हम रेडियो एक्टिव बना सकते हैं जब उन्हें बोम्बार्ड करेंगे। किसके साथ? न्यूट्रॉन्स के साथ, ठीक है। न्यूट्रॉन्स आर अफेक्टिव बिकॉज दे हैव नो चार्ज, इनके पास कोई चार्ज नहीं है, तो पेनिट्रेट न्यूक्लियस इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इन अ नॉर्मल थायराइड द अपटेक ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 एट 24 आवर्स इज अप्रॉक्सीमेटली। नॉर्मल थायराइड में जो रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है दैट इज आयोडीन 131, उसका अपटेक कितना रहता है? 24 आवर्स में अप्रॉक्सीमेटली 2 to 5%, 10 to 30%, 40 to 50% या 60 to 80%, ठीक है। नॉर्मल 24 आवर अपटेक इज़, ठीक है, नॉर्मल 24 आवर अपटेक की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ 15 to 30%, ठीक है। कितना रहता है? 15 to 30%। तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इस रेंज में। अगर लो है दैट मीन्स थायराइडाइटिस, और अगर हाई है दैट मीन्स ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। और नॉर्मल रेंज कितनी रहती है? नॉर्मल अपटेक कितना रहता है? 10 to 30%, नॉर्मल 15 to 30% रहता है नॉर्मली। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हेन लाइट स्ट्राइक्स अ सरफेस इट प्रोड्यूसेस अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय इमिशन ऑफ। जब लाइट सरफेस को स्ट्राइक करती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, तो मतलब उस टाइम पे एक किसका इमिशन होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या फिर ओजोन। तो भाई जब लाइट या फोटोन जो है वो स्ट्राइक कर रहा है मेटल की सरफेस को, देन इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑल द रेडियो न्यूक्लियाइड्स प्रोड्यूस बीटा रेडिएशन एक्सेप्ट। जितने भी रेडियो न्यूक्लियाइड्स है वो बीटा रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, इनमें से सिवाय एक को छोड़ के। फॉस्फोरस, स्ट्रोंशियम 89, हीट्रियम 89 या फिर इरिडियम 192। तो देखो क्या बोल रहा है, सारे ही रेडियो न्यूक्लाइड बीटा रेडिएशन को प्रोड्यूस करते हैं, तो इनमें से कौन सा है जो बीटा रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं करता है? फॉस्फोरस की अगर मैं बात करूँ, फॉस्फोरस 32, तो इट इज़ अ बीटा इमिटर, ठीक है, ये बीटा रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। स्ट्रोंशियम 89 इट इज़ ऑल्सो बीटा इमिटर। इरिडियम 190 वो हीट्रियम 89 तो आंसर है इसका इट इज़ स्टेबल, नॉट रेडियो एक्टिव, इट डजंट प्रोड्यूस बीटा रेज, ठीक है, ये स्टेबल होता है, कोई रेडियो एक्टिव नहीं होता, तो ये बीटा रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं करता है। इरिडियम 192 की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है? तो ये बीटा प्लस गामा दोनों प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स आर मेनली डिटरमाइंड बाय। वेरियस एलिमेंट्स के बीच में जो केमिकल इंटरेक्शन हो रहा है वो मेनली कौन डिटरमाइन करेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, number of neutrons in the nucleus, number of electrons in the outermost shell, number of protons minus the number of electrons। तो अगर हम बात करें केमिकल इंटरेक्शन की, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग बिहेवियर डिटरमाइन करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल वही क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग बीटा डीके ऑफ अ स्पेसिफिक रेडियो आइसोटोप। इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है रिगार्डिंग बीटा डीके ऑफ स्पेसिफिक रेडियो आइसोटोप। पहला ऑप्शन है द एनर्जी ऑफ द इमिटेड बीटा पार्टिकल इज ऑलवेज द सेम। जो इमिटेड बीटा पार्टिकल है उसकी एनर्जी हमेशा सेम रहेगी। जो एनर्जी है इमिटेड एंटी न्यूट्रिनो वो हमेशा सेम रहेगी। तो सम एनर्जी है इमिटेड बीटा पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो वो हमेशा सेम रहेगी। एंटी न्यूट्रिनो इज ऑलवेज हैविंग मोर एनर्जी देन बीटा पार्टिकल। तो देखो बीटा डीके के अंदर क्या हो रहा है, इन बीटा डीके पहले ये समझेंगे बीटा डीके के अंदर क्या हो रहा है कि जो एनर्जी है वो शेयर्ड हो रही है किस किस के बीच में, बिटवीन बीटा पार्टिकल एंड एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, इनके बीच में एनर्जी शेयर हो रही है। तो जो इनकी इंडिविजुअल एनर्जी है, एक मिनट, ठीक है, जो इनकी इंडिविजुअल एनर्जी है वो तो वेरी करेगी, इंडिविजुअल एनर्जी वेरीज, और जो टोटल एनर्जी है इट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आंसर इसका, टोटल एनर्जी देखो इसमें एनर्जी सेम हो रही है और इनकी जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो ये ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है द समड एनर्जी ऑफ द इमिटेड बीटा पार्टिकल एंड एंटी न्यूट्रिनो इज ऑलवेज द सेम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियो आइसोटोप 18F that is fluorine 18 is produced in a generator in a cyclotron as a byproduct material of nuclear fission by neutron bombardment in a nuclear reactor। तो देखो फ्लोरीन 18 जो कि क्या है, पॉजिट्रॉन इमिटिंग रेडियो न्यूक्लाइड, जिसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, पेट इमेजिंग में, दैट इज पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। कैसे यूज़ करेंगे, FDG के रूप में, फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज। तो इट इज़ प्रोड्यूस इन द साइक्लोट्रॉन। ठीक है, ये साइक्लोट्रॉन में प्रोड्यूस होता है, प्रोटोन बम्बार्डमेंट ऑफ एनरिच्ड ऑक्सीजन 18 वाटर। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन होती है साइक्लोट्रॉन में, ये फ्लोरीन 18 प्रोड्यूस होता है। जनरेटर्स की अगर मैं बात करूँ तो जनरेटर्स प्रोड्यूस आइसोटोप लाइक टेक्नीशियम 99M, ना कि फ्लोरीन 18। बाय प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर फिजन, ये भी नहीं है फ्लोरीन 18। ठीक है, नहीं, फोर्थ वाला होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बाय प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियर फिजन की तो वो है शायद सीजियम 137। ठीक है, और न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट की मैं बात करूँ तो न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट वो कोबाल्ट वाला हो जाएगा। कोबाल्ट 59 में मैंने न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया और कोबाल्ट 60 का प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेडियो न्यूक्लाइड टेक्नीशियम 99M इज प्रोड्यूस, तो मैंने ऊपर बता दिया है। रेडियो न्यूक्लाइड टेक्नीशियम 99 की अगर मैं बात करूँ तो टेक्नीशियम 99 इज ऑब्टेन फ्रॉम अ टेक्नीशियम 99M जनरेटर। ठीक है, पेरेंट आइसोटोप कौन होता है इसका, मोलिब्डेनम 99। डॉटर होता है टेक्नीशियम 99M इल्यूटेड फ्रॉम जनरेटर टेक्नीशियम, और मोलिब्डेनम 99 की हाफ लाइफ 66 आवर होगी और इसकी क्या होती है 6 आवर्स। और एम और नॉर्मल टेक्नीशियम 99 और टेक्नीशियम 99M में क्या डिफरेंस हो जाएगा, इट इज़ मेटास्टेबल स्टेट, मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। One of the following materials can be used for measuring accumulated exposure for individuals working with radioactivity। इनमें से ऐसा कौन सा मटेरियल है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, जो इकट्ठा हुआ एक्सपोजर है किसी इंडिविजुअल जो कि रेडियो एक्टिविटी के साथ वर्क कर रहे हैं उनके एक्सपोजर को मेज़र करने के लिए। तो गैस डिटेक्टर, गीगर काउंटर, थर्मोल्यूमिनेसेंट डिटेक्टर्स या फिर गैल्वेनोमीटर। तो अगर हम बात करें मटेरियल की, देन वी कैन यूज़ थर्मोल्यूमिनेसेंट डिटेक्टर। ठीक है, या थर्मोल्यूमिनेसेंट ऑसिमीटर्स बोल देते हैं हम इसको, TLD ना। मेजर क्यूमुलेटिव रेडिएशन एक्सपोजर, देन इट विल मेजर क्यूमुलेटिव, मतलब जो क्यूमुलेटिव के मान जैसे कि 3 महीने होता है तो 3 महीने तक उसको कितनी एक्सपोजर लगी है, क्यूमुलेटेड एक्सपोजर हो गई, क्यूमुलेटिव एक्सपोजर हो गई, तो ये पूरी ये मेज़र कर सकता है, दैट इज़ क्यूमुलेटिव रेडिएशन एक्सपोजर। ठीक है, गैस डिटेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये इंस्टेंट रेडिएशन मेज़र करता है, इंस्टेंट रेडिएशन, ना कि क्यूमुलेटिव। गीगर काउंटर्स की अगर मैं बात करूँ तो डिटेक्ट रेडिएशन बट नॉट आइडियल फॉर पर्सनल क्यूमुलेटिव डोजेज, इट इज़ फॉर लाइक एरिया सर्वे मीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर तो इलेक्ट्रिकल मेजर डिवाइस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन डिटेक्टर इज क्लासिफाइड एज आयनाइजेशन चैम्बर. इनमें से कौन सा रेडिएशन डिटेक्टर है जिसको हम एज एन आयनाइजेशन चैम्बर क्लासीफाई करते हैं? पेन डॉसीमीटर, गीगर काउंटर, वाटर फैंटम या फिर नन ऑफ द अबाउ. तो रेडिएशन डिटेक्टर विच इज क्लासिफाइड एज आयनाइजेशन चैम्बर, देन अ पेन डॉसीमीटर. ठीक है, जो पेन डॉसीमीटर है वो मिनिएचर आयनाइजेशन चैम्बर है जो कि पर्सनल मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है. दैट इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द यूजुअल गामा कैमरा हेड कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एक्सेप्ट. जो गामा कैमरा का हेड है वो इनमें से सारे एलिमेंट्स कंटेन करता है सिवाय एक को छोड़ के. तो वो एक कौन सा है? कॉलीमीटर, पोजिशनिंग सर्किट, पल्स हाइट एनालाइजर या फोकसिंग असेंबली. तो अगर मैं बात करूँ गामा कैमरा तो वो उसके अंदर कॉलीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर क्रिस्टल हो जाएगा, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स हो जाएगी, पोजिशनिंग सर्किट, पल्स हाइट एनालाइजर, बट नो फोकसिंग असेंबली लाइक ऑप्टिकल डिवाइसेस. तो ये नहीं होगा उसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. वन ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर इज लीस्ट रेडियो सेंसिटिव. इनमें से ऐसा कौन सा ट्यूमर है जो सबसे कम रेडियो सेंसिटिव है? ठीक है, लिम्फोमा, यूइंग सार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा या इओसाइनोफिलिक ग्रैन्युलोमा. तो अगर हम बात करें लिम्फोमा की तो इट इज़ हाईली सेंसिटिव. यूइंग सार्कोमा इट इज़ ऑल्सो रेडियो सेंसिटिव बट ठीक है, इओसाइनोफिलिक ग्रैन्युलोमा इट इज़ ऑल्सो रेस्पॉन्स टू रेडिएशन. मतलब कम सेंसिटिव है, लेकिन ऑस्टियोसार्कोमा तो क्या है, एकदम रेडियो रेजिस्टेंट कैटेगरी में आ जाता है. तो इट इज़ रेडियो रेजिस्टेंट, तो इट इज़ लीस्ट रेडियो सेंसिटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. वन ऑफ द फॉलोइंग सेल इज मोस्ट रेडियो सेंसिटिव. इनमें से सबसे रेडियो सेंसिटिव सेल कौन से हैं? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ बर्गोनी एंड ट्रिबॉन्डे, ठीक है, ठीक है, जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है वो ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव होते हैं. रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स आर मोस्ट रेडियो सेंसिटिव. तो इनमें से रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स कौन से हैं? लिम्फोसाइट इट इज़ एक्सट्रीमली रेडियो सेंसिटिव. न्यूरल सेल्स तो रेडियो रेजिस्टेंट हो जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट है द एडवांटेज ऑफ हेलिकल स्कैनिंग इज. हेलिकल स्कैनिंग का एडवांटेज क्या है? हेलिकल स्कैनिंग फास्टर स्कैन टाइम, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन एंगल ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सियल स्लाइसेस, हायर क्वालिटी कोरोनर सजाइटल रिकंस्ट्रक्शन व्यूज. तो हेलिकल स्कैनिंग के सारे ही एग्जाम्पल है. फास्टर स्कैन होता है, बेटर मल्टीप्लेनर रिकंस्ट्रक्शन है, हायर क्वालिटी का कोरोनल सजाइटल इमेजेस मिलेगी हमें. दैट इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज ऑफ द सेल साइकिल. इनमें से लीस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज कौन सा होगा सेल साइकिल का? लीस्ट रेडियो सेंसिटिव का मतलब क्या हो गया? वही जो रेडियो रेजिस्टेंट फेज पूछ रहा है ना, कि रेडियो रेजिस्टेंट फेज कौन सा हो जाएगा सेल साइकिल का. तो एस फेज, माइटोसिस, इंटरफेज G1 या इंटरफेज G2. तो एस फेज इट इज़ मोस्ट रेजिस्टेंट. ठीक है, मतलब लीस्ट रेडियो सेंसिटिव. अगर मैं G2 की बात करूँ तो ये सेंसिटिव होता है. G1 की बात करूँ तो ये मॉडरेटली सेंसिटिव होगा. माइटोसिस की बात करूँ मोस्ट सेंसिटिव है. और सिंथेटिक की बात करूँ देन इट इज़ रेडियो रेजिस्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ लिनैक द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ रेडिएशन डेट कैन कम आउट ऑफ द मेन एंट्री एंड एग्जिट डोर ऑफ द यूनिट इज. लिनैक के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म कौन सी है रेडिएशन की जो कि मेन एंट्री और एग्जिट डोर से आ सकती है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या ड्यूट्रॉन. तो लीनियर एक्सेलरेटर ऑपरेटिंग मोर देन 10 मेगा वोल्टेज. तो इट कैन प्रोड्यूस फोटो न्यूट्रॉन्स. ठीक है, जो क्या है हाईली पेनिट्रेटिंग है और शील्डिंग कंसर्न भी हमें इसमें ध्यान रखना पड़ेगा. तो लिनैक के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ रेडिएशन जो कि मेन एंट्री और एग्जिट डोर से आ सकते हैं. तो जब लिनैक की जो एनर्जी अगर हम 10 मेगा वोल्ट से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो जो न्यूट्रॉन है मतलब फोटो न्यूट्रॉन्स कैन प्रोड्यूस. नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल विथ एट हाफ मैक्सिमम इज ऑफन यूज एज अ मेजर ऑफ. तो FWHM फुल विथ एट हाफ मैक्सिमम इज ऑफन यूज एज अ मेजर ऑफ स्पेक्चुअल रिजोल्यूशन. दैट इज ऑप्शन नंबर डी. अगर स्मॉलर है देन बेटर रिजोल्यूशन.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन इज आइडेंटिफाइड ऑन द ईसीजी स्ट्रिप बाय, जो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है वो ईसीजी स्ट्रिप में आइडेंटिफाइड होगा क्यू वेव, एस टी कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स या फिर पी आर इंटरवल। तो अगर मैं बात करूँ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की, तो वेंट्रिकुलर डीपोलर देखो पी वेव तो होता है ऑट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है। क्यू आर एस क्या होता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, दैट इज क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। और टी वेव क्या होता है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ठीक है। इस तरीके से बनता है ये पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फिनोमिनन ऑफ स्टार फॉर्मेशन इज सीन विथ, ये किसके साथ दिखाई देगा, देखो तो स्टार फॉर्मेशन तब होता है जब न्यूट्रॉन्स इंटरेक्ट करेंगे न्यूक्लियाई से, कॉजिंग न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन एंड मल्टीपल ट्रैक्स इन इमल्शन। तो ये किस में दिखाई देगा हमें, न्यूट्रॉन्स इंटरेक्शन में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास डिफेक्ट ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, एटॉमिक न्यूक्लियस का जो मास डिफेक्ट है उसको हम इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बेस्ट डिस्क्राइब कर सकता है। पहला ऑप्शन है सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, mass of nucleons after new mass of nucleus after radioactive decay, difference in mass of the nucleus arrived at by different formula। mass defect क्या होता है, it is the difference between sum of the individual mass of protons and neutrons and the actual measured mass of the nucleus, एक्चुअल मेजर मास ऑफ न्यूक्लियस। तो क्या हो जाएगा, मास डिफेक्ट क्या हो जाएगा इनमें से, ऑप्शन नंबर बी, एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो यही तो होता है मास डिफेक्ट, डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ इंडिविजुअल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, sum of individual mass of protons and neutrons and the actual measured mass of nucleus। ठीक है। और अब जब ये न्यूक्लियॉन्स बाइंड होंगे एक साथ, देन सम मास इज कन्वर्टेड इनटू बाइंडिंग एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, दिस मिसिंग मास इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट, ठीक है। तो देखो पूरा बताती हूँ। तो जब वैन न्यूक्लियंस, अब क्या, जब ये न्यूक्लियंस बाइंड होंगे एक साथ, वैन न्यूक्लियंस बाइंड टुगेदर, तो क्या होगा, जो कुछ मास है वो कन्वर्टेड हो जाएगा, सब मास कन्वर्टेड इनटू बाइंडिंग एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो मिसिंग मास है उसको हम क्या बोल देंगे, मास डिफेक्ट। आई बात समझ में, आई ट्राइड अच्छे से समझा सकूँ। तो इस अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये a gamma ray is produced by change in energy levels in a nucleus, change in energy level in orbital electron, none of the above या फिर both A and B। तो अगर मैं बात करूँ गामा रे की, तो गामा रे इज प्रोड्यूस बाय चेंज इन एनर्जी लेवल इन न्यूक्लियस। गामा रे कब प्रोड्यूस होती है, जब एक्साइटेड न्यूक्लियस रिलीज कर रहा है अपनी एक्सेस एनर्जी को एंड मूव्स एट अ लो एनर्जी स्टेट, दैट इज चेंज इन एनर्जी लेवल इन अ न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेन डी ग्राफ जनरेटर इन रेडियोथेरेपी क्रिएट्स एक्सेलरेशन ऑफ, जो वेन डी ग्राफ जनरेटर है रेडियोथेरेपी के अंदर वो किसका एक्सेलरेशन करेगा, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन्स। तो वेन डी ग्राफ जनरेटर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेटर है जो कि चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करता है, मेनली प्रोटॉन्स टू हाई एनर्जी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। द टर्म IMRT इन रेडिएशन थेरेपी इज, अगर मैं बात करूँ IMRT इन रेडिएशन थेरेपी, तो IMRT क्या हो जाता है, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी। क्या होता है भाई, IMRT एक एडवांस फॉर्म है रेडियोथेरेपी का जहाँ पे रेडिएशन बीम की इंटेंसिटी वेरी कर सकती है अक्रॉस द फील्ड टू स्पेयर नॉर्मल टिश्यू एंड फोकसेस डोज ओनली ऑन ट्यूमर, ठीक है। नाम से ही पता पड़ा, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी, मतलब कि जो रेडिएशन बीम की इंटेंसिटी है उसको हम वेरी कर सकते हैं। मतलब जैसे कि मान लो ये ट्यूमर है ना, ये ट्यूमर है,
यहाँ पे ऑर्गेनेट रिस्क है। अब यहाँ पे तो मुझे डोज ज़्यादा देनी है और यहाँ पे मुझे डोज कम देनी है। तो IMRT के जो IMRT ऐसा एडवांस फॉर्म है रेडिएशन थेरेपी का जिसमें ये इंटेंसिटी वेरी कर सकती है कि यहाँ पे कम लग रही है और यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुपर वोल्टेज एक्सरेज आर प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड टू एनर्जीज ऑफ। जो सुपर वोल्टेज एक्सरेज है वो कब प्रोड्यूस होगी, जब कितनी एनर्जी पे, 10 to 150, 150 to 500, 500 to 1000 या 1500 to 10,000। तो सुपर वोल्टेज एक्सरेज are produced when electrons are accelerated to energies of 150 to 500 kilovolt. That is option number B. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मल्टी गेटेड एक्वाइजेशन स्कैन दैट इज मूगा स्कैन इज यूज फॉर इवेल्युएशन ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन में मूगा स्कैन करते हैं, वो किसके इवेल्युएशन के लिए करेंगे, पल्मोनरी फंक्शन, लिवर मेटास्टेसिस, कार्डियक फंक्शन या फिर थायराइड फंक्शन। तो अगर हम बात करें म्यूगा स्कैन की तो म्यूगा स्कैन कैन इवेल्युएट लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन एंड कार्डियक वॉल मोशन। क्या कर सकता है ये, क्या इवेल्युएट कर सकता है ये, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन जिसको हम LVEF से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अलावा कार्डियक वॉल का मोशन ये भी इवेल्युएट कर सकते हैं हम मूगा स्कैन में। तो क्या हो गया, मतलब कार्डियक फंक्शन, इट इज़ द इवेल्युएशन ऑफ कार्डियक फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियो आइसोटोप यूज फॉर असेसमेंट ऑफ रीनल फंक्शन इज। रीनल फंक्शन के असेसमेंट के लिए या रीनल फंक्शन के इवैल्यूएशन के लिए हम कौन सा रेडियो आइसोटोप यूज़ करते हैं, थीलियम, 99M, टेक्नीशियम, DTPA, फ्लोरोडिऑक्सीग्लूकोज या रुबिडियम। तो अगर हम बात करें रीनल फंक्शन की तो रीनल फंक्शन में हम क्या करते हैं, रीनल DTPA स्कैन, टेक्नीशियम 99 DTPA, दैट इज़ क्या होता है ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का यूज फॉर रीनल फंक्शन के लिए, बिल्कुल रीनल फंक्शन का इवेल्यूशन कर रहा है। क्या बताएगा, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट असेसमेंट, ठीक है, असेसमेंट एंड रीनल डायनामिक स्कैन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज्ड इन क्लिनिकल कार्डियोलॉजी फॉर असेसमेंट ऑफ मायोकार्डियल मेटाबॉलिज्म इज। कौन सा रेडियो फार्मास्यूटिकल है जो कि हम कार्डियोलॉजी में यूज़ करते हैं मायोकार्डियल मेटाबॉलिज्म के वैल्यूएशन के लिए, थीलियम 201, रुबिडियम 82, 18F, फ्लोरोडिऑक्सीग्लूकोज या 39 अमोनिया, सॉरी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ मायोकार्डियल मेटाबॉलिज्म के असेसमेंट के लिए, क्या बोल रहा है, मायोकार्डियल मेटाबॉलिज्म। तो मायोकार्डियल मेटाबॉलिज्म के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, फ्लोरोडिऑक्सी, FD 18F FDG। ये इवेल्युएट कर लेगा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन मायोकार्डियम, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म में हम ये यूज़ करते हैं। थीलियम 201 हम यूज़ करते हैं यूज़ फॉर परफ्यूज़न नॉट मेटाबॉलिज्म। रुबिडियम 82 भी हम परफ्यूज़न इमेजिंग में यूज़ करते हैं। 39 अमोनिया भी हम परफ्यूज़न में यूज़ करेंगे। मेटाबॉलिज्म में हम फ्लोरोडिऑक्सीग्लूकोज यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द इन्वेस्टिगेशन बिलो द हाईएस्ट रेडिएशन एक्सपोजर टू द पेशेंट वुड बी फ्रॉम। इन जो ऑप्शंस में इन्वेस्टिगेशन दी गई है इसमें से पेशेंट को सबसे ज़्यादा रेडिएशन कौन सी इन्वेस्टिगेशन के दौरान लगेगा, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, हाई रिजोल्यूशन सिटी चेस्ट एक्सरे या फिर डेक्सा स्कैन। तो देखो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के अंदर क्या हो रहा है भाई, फ्लोरोस्कोपी हो रही है, ठीक है, फ्लोरोस्कोपी यूज़ हो रही है, लाइव इमेजिंग हो रही है और कंटिन्यूस एक्सपोजर्स आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा रेडिएशन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में ही लगेगा क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूस एक्सपोजर जा रहे हैं। प्रोलॉन्ग फ्लोरोस्कोपी हो रही है, ठीक है, प्रोलॉन्ग फ्लोरोस्कोपी बहुत ज़्यादा हाई रेडिएशन डोज लगेगी। प्रोलॉन्ग फ्लोरोस्कोपी है, लाइव इमेजिंग हो रही है, कंटिन्यूस एक्सपोजर हो रहा है। हाई रिजोल्यूशन सिटी स्कैन के अंदर मॉडरेट लगेगी, मतलब एक्सरेज वगैरह से तो बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है, मॉडरेट टू हाई, बट लेस देन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी। चेस्ट एक्सरे में तो बहुत कम डोज लगती है और डेक्सा में भी बहुत मिनिमल रेडिएशन लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशन इज प्रोड्यूस बाय। लीस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशन किससे प्रोड्यूस, एक्सरेज, बीटा पार्टिकल, गामा रेज या फिर न्यूट्रॉन्स। तो देखो अगर मैं इसको पेनिट्रेटिंग पावर ऑर्डर में अरेंज करती हूँ, पेनिट्रेटिंग पावर ऑर्डर, तो भाई न्यूट्रॉन्स की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है।
न्यूट्रॉन्स की सबसे ज़्यादा होगी, देन गामा रेज, देन एक्स रेज, ठीक है, बिकॉज न्यूट्रॉन्स आर वेरी डीपली पेनिट्रेटिंग। देन एक्स रेज के बाद हो जाएगी हमारी बीटा। तो इनमें से सबसे कम कौन सी हो गई? बीटा पार्टिकल्स। और बीटा की भी बात कौन सी होती है? अल्फ़ा, मतलब लीस्ट पेनिट्रेटिंग अगर इसमें ऑप्शन होता अल्फ़ा तो करेक्ट आंसर होता अल्फ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन रेडिएशन इज डिलीवर्ड बाय अ सोर्स दैट इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द टारगेट टिश्यू इट इज कॉल्ड। जब रेडिएशन हम किसी सोर्स से डिलीवर कर रहे हैं, वो सोर्स जो हमारा टारगेट टिश्यू है, जो हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट है, उसके बहुत क्लोज है, तो ऐसी रेडिएशन थेरेपी को हम क्या बोलते हैं? टेलीथेरेपी, ब्रैकीथेरेपी, हाइपरफ्रैक्शनेशन या फिर फ्रैक्शनेशन। तो बिल्कुल ब्रैकीथेरेपी। ब्रैकीथेरेपी इज अ फॉर्म ऑफ रेडियोथेरेपी वेयर अ रेडियो एक्टिव सोर्स इज प्लेस्ड इनसाइड और वेरी क्लोज टू द ट्यूमर, ठीक है। इससे क्या होता है कि भाई सब ज़्यादा से ज़्यादा डोज ट्यूमर पे लगती है और पास वाले टिश्यूज़ को डोज बहुत कम लगती है। ब्रैकी का मतलब ही क्या हो जाता है? शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंट ट्रीटमेंट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रीटमेंट। कितना शॉर्ट? ठीक है, कितना शॉर्ट भाई? ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर, फिर लेस देन 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर के अंदर अंदर। टेलीथेरेपी का मतलब क्या हो जाता है? टेली का मतलब क्या हो जाता है? डिस्टेंट, डिस्टेंस थेरेपी, मतलब दूर से अपन थेरेपी दे रहे हैं। टेली थेरेपी, रेडिएशन डिलीवर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस, जैसे लीनियर एक्सेलरेटर के थ्रू जो हम दे रहे हैं, लिनैक के थ्रू, दैट इज टेली थेरेपी। हाइपर फ्रैक्शनेशन में क्या हो जाता है कि स्मॉलर डोजेस दे रहे हैं हम, मोर मतलब फ्रैक्शनेशन हमने ज़्यादा कर दिए हैं और ज़्यादा फिर छोटे कम कम डोज देते जा रहे हैं। फ्रैक्शनेशन का मतलब कि जब हम टोटल डोज को मल्टीपल सेशन में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ फ्रैक्शनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गामा नाइफ थेरेपी इज। गामा नाइफ थेरेपी कौन से टाइप की थेरेपी है? स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी, सर्जरी यूजिंग अ रेडियो एक्टिव नाइफ, कॉम्बिनेशन रेडियोथेरेपी एंड रेडियो सर्जरी, कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी एंड सर्जरी। तो देखो, जो गामा नाइफ से जो हम थेरेपी दे रहे हैं, इट इज़ रेडियो सर्जरी, ठीक है। ये एक हाईली प्रिसाइज फॉर्म ऑफ स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी है, यूज़ मेनली फॉर ब्रेन ट्यूमर्स। ये इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स के लिए ही हम यूज़ करते हैं। देखो, जो गामा नाइफ है, गामा नाइफ थेरेपी जो है, इट इज़ अ स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, स्टीरियोटैक्टिक रेडियो ठीक है। ये मेनली हम इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स, मतलब जो ब्रेन ट्यूमर्स है उसमें ही हम ये कर सकते हैं, वो भी जब बहुत ही छोटे साइज का ट्यूमर है, ठीक है। जब बहुत ही छोटे साइज का ट्यूमर है, क्या हो रहा है भाई इसके अंदर? इसके अंदर हम मल्टीपल फोकस्ड बीम्स को एक ही पॉइंट पे, मतलब वो छोटे से ट्यूमर पे टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इसके अंदर ऑलमोस्ट 201 कोबाल्ट 60 के सोर्सेज यूज़ होते हैं। 201 कोबाल्ट 60 सोर्सेज से बीम आ रही है, वो बीम सीधा उस छोटे से ट्यूमर पे टारगेट कर रही है। और इनका पर्पस क्या है कि एक ही बार में उस ट्यूमर को हटा के उसकी सर्जरी का मतलब क्या होता है कि वहाँ से मैंने उस पार्ट को हटा दिया। तो रेडिएशन के थ्रू 201 कोबाल्ट 60 सोर्स से एक साथ एनर्जी आई, उस ट्यूमर को अटैक किया और एक बार में उस पूरे ट्यूमर का विनाश कर दिया, ठीक है। एक बार में उस पूरे ट्यूमर को ख़त्म कर दिया, दैट इज़ स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी। तो गामा नाइफ थेरेपी वो होती है। तो इसका आंसर ये रेडियो थेरेपी लिख रहा है, ये कर देंगे आंसर इसका, स्टीरियोटैक्टिक रेडियो थेरेपी। ये इस ऑप्शन को अपन एडिट करते हैं, स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी करेंगे, ठीक है, स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी। बट अगर फिर भी मान लो कि ऐसा ही आ जाता है क्वेश्चन, तो हमें ऑप्शन नंबर ए ही आंसर देना है। क्यों? सर्जरी यूजिंग अ रेडियो एक्टिव नाइफ, नो फिजिकल कटिंग इज डन, ऐसा कुछ यूज़ नहीं होता। रेडियोथेरेपी और सर्जरी का कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं, इट इज़ प्योरली, ठीक है, कॉम्बिनेशन नहीं है ये, ना ही कीमोथेरेपी और सर्जरी का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन का मतलब तो ये कह रहा है कि भाई मतलब ट्यूमर की सर्जरी कर दी और फिर रेडियोथेरेपी दे दी, ऐसा नहीं है, ठीक है। कीमोथेरेपी और सर्जरी नहीं, ये कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है, ये सिर्फ प्योरली रेडिएशन से ही सर्जरी हो रही है, ठीक है। स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी आंसर हो जाएगा इसका। बाकी और प्रॉपर वे में बोलें तो स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिल्टरिंग यूज्ड इन रिकंस्ट्रक्शन इज करेक्ट. Filtering is applied to enhance noise. Filtering is applied to reduce the signal. Filtering is used to reduce artifact. There is no requirement of filtering. तो देखो फिल्टरिंग जैसे कि सिटी रिकंस्ट्रक्शन में फिल्टर बैक प्रोजेक्शन मैंने यूज़ कर दिया जिसके अंदर फिल्टर्स यूज़ हो रहे हैं, तो वो इमेज की शार्पनेस को इम्प्रूव करने के लिए हो रहे हैं, ब्लरिंग को रिड्यूस करने के लिए हो रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन आर्टिफैक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए हो रहे हैं. तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, फिल्टरिंग इज़ यूज टू रिड्यूस आर्टिफैक्ट. ठीक है, ये नॉइज़ को एनहांस नहीं करता है. सम फिल्टर्स स्मूथ नॉइज़ वाइल अदर शार्पन एजेस. तो वो यूजुअली रिड्यूस करता है नॉइज़ को. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ डायग्नोस्टिक एक्सरे ऑफ अ फ्रैक्चर अ पेशेंट रिसीव्स 0.40 मिलीसाइवर्ट डोज ऑफ रेडिएशन. ठीक है, किसी पेशेंट के फ्रैक्चर है, उसका एक्सरे हो रहा है, तो पेशेंट को इतनी डोज लगी है 0.40 मिलीसाइवर्ट डोज ऑफ रेडिएशन. तो इक्विवेलेंट डोज इन मिली रोएंटजन इक्विवेलेंट मैन इज. ठीक है, तो अब हमें इक्विवेलेंट डोज कितनी होगी उस पर्टिकुलर पार्ट की इन मिली रोएंटजन इक्विवेलेंट मैन. तो देखो सबसे पहले तो कन्वर्जन हम देखेंगे. 1 साइवर्ट में 100 रोएंटजन इक्विवेलेंट मैन होते हैं, तो 1 मिली साइवर्ट में 100 मिली रोएंटजन इक्विवेलेंट मैन हो जाएंगे. ठीक है, क्लियर है. तो 0.40 मिली साइवर्ट को हमें चेंज करना है. 0.40 को बड़ी इजीली हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया 40 मिली रोएंटजन इक्विवेलेंट मैन. बेसिकली हमें इसमें बस यही याद रखना था कि एक साइवर्ट में 100 रोएंटजन इक्विवेलेंट मैन होते हैं. तो क्या हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अ रेडियो न्यूक्लाइड वेंटिलेशन परफ्यूजन स्टडी डन इन केस ऑफ पल्मोनरी एम्बुलिस विल डेमोन्स्ट्रेट. रेडियो न्यूक्लाइड वेंटिलेशन परफ्यूजन स्टडी कर रहे हैं पल्मोनरी एम्बुलिज्म के केस में, क्या डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, परफ्यूजन डिफेक्ट एंड अ वेंटिलेशन डिफेक्ट, परफ्यूजन डिफेक्ट बट नॉर्मल वेंटिलेशन स्कैन, वेंटिलेशन डिफेक्ट विथ नॉर्मल परफ्यूजन, या फिर बोथ परफ्यूजन एंड वेंटिलेशन आर नॉर्मल. तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, क्या इवेल्युएट करेंगे इसके अंदर हम. पल्मोनरी एम्बुलिज्म होता क्या है, जो ये क्या कर रहा है, इट ब्लॉक्स ब्लड फ्लो टू लंग सेगमेंट्स. लंग सेगमेंट्स. ठीक है, तो वेंटिलेशन नॉर्मल है, परफ्यूजन डिफेक्ट है, तो देयर इज अ परफ्यूजन डिफेक्ट बट नॉर्मल वेंटिलेशन स्कैन. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राम एंड श्याम आर स्टैंडिंग 2 मीटर एंड 4 मीटर डिस्टेंस रेस्पेक्टिवली फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स, नाइदर इज वियरिंग प्रोटेक्टिव शील्ड कंपेयर टू राम. ठीक है, राम और श्याम मतलब राम तो 2 मीटर दूर खड़ा है रेडियो एक्टिव सोर्स से और श्याम 4 मीटर दूर खड़ा है रेडियो एक्टिव सोर्स से. दोनों ने ही किसी भी टाइप की प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं पहनी है. तो राम के कंपैरिजन में एक्सपोजर इक्वल होगा एज द डिस्टेंस आर नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट. श्याम हैज़ रेडिएशन एक्सपोजर दैट इज़ हाफ ऑफ राम. श्याम हैज़ रेडिएशन एक्सपोजर that is 1/3 of Ram. Sham has radiation exposure that is 1/4 of Ram. तो it is inverse square law, intensity is inversely proportional to distance का square. तो अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस डबल हो गया है ना, कि भाई राम तो 2 मीटर पे ही खड़ा था और शाम 4 मीटर पे खड़ा है, तो डिस्टेंस डबल हो गई है. डिस्टेंस डबल 2 मीटर से 4 मीटर हो गई है. तो अकॉर्डिंग टू इन्वर्स स्क्वायर लो, क्या इन्वर्स स्क्वायर लो क्या बोलता है, डिस्टेंस के स्क्वायर से जो इंटेंसिटी है वो 1/4 हो जाती है. तो शाम को जो रेडिएशन एक्सपोजर है, शाम क्योंकि 4 मीटर ज़्यादा डबल डिस्टेंस पे खड़ा है, तो शाम को जो रेडिएशन एक्सपोजर है 1/4 लगेगी एज़ कम्पेयर टू राम. दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी. इसीलिए जो मेथड्स ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन है उसमें क्या हो जाता है, टाइम डिस्टेंस शील्डिंग. ठीक है, ये कम से कम टाइम हमें रेडिएशन एरिया में स्पेंड करना है, डिस्टेंस हमें जितना हो सके उतना रेडियो एक्टिव सोर्स से दूर रहना है और ख़ुद को शील्ड करके रखना है जो बैरियर्स वगैरह हैं, जो लेड एप्रॉन्स वगैरह हैं उनसे. ठीक है, जैसे थेरेपी में तो लेड एप्रॉन्स काम नहीं आएंगे, बट हमें डायग्नोसिस में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे हम उनको यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड बी कंसिडर्ड अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर परफॉर्मिंग एडिनोसाइन फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस टेस्टिंग. इनमें से कौन सा कॉन्ट्राइंडिकेशन रहेगा इस स्टडी के लिए.
If patient consumed a caffeinated drink 2 hours prior to the test, patient had food 6 hours prior to the test, patient had a colonoscopy 1 week prior to the test, patient had a non myocardial infarction 6 months ago. तो देखो एडिनोसाइन जो स्ट्रेस टेस्ट है इट वर्क्स बाय वैसोडाइलेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज. क्या करता है ये, देखो यही देखते हैं कि जो एडिनोसाइन स्ट्रेस टेस्ट है वो वर्क करेगा बाय वैसोडाइलेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज. ठीक है, तो भाई अब जो कैफीन है वो क्या कर देगी, कैफीन विल ब्लॉक एडिनोसाइन रिसेप्टर. ठीक है, और तो ये ब्लॉक कर देगी एडिनोसाइन रिसेप्टर्स को और टेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, इनएक्यूरेट. ठीक है, तो अगर पेशेंट ने कंज्यूम किया है कैफिनेटेड ड्रिंक 2 आवर्स प्रायर टू द टेस्ट देन it is contraindicated. Must avoid caffeine 12 to 24 hours before test. Next question है, a patient has been administered radioiodine today for thyrotoxicosis and is being sent at home. किसी पेशेंट को रेडियो आयोडीन दिया गया आज थायरोटॉक्सिकोसिस के लिए और उसको घर भेज दिया गया. उसने बताया हमें कि उसकी जो डॉटर इन लॉ है वो प्रेग्नेंट है, तो हमारी एडवाइस क्या रहेगी. रेडियो एक्टिविटी विल नॉट अफेक्ट हर डॉटर इन लॉ एज इट इज़ वॉश्ड आउट इन 4 to 6 आवर. कि भाई रेडियो एक्टिविटी अफेक्ट ही नहीं करेगी उसकी डॉटर इन लॉ को, कि वॉश्ड आउट हो जाता है 4 to 6 आवर में. शी शुड अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विथ हर डॉटर इन लॉ फॉर 1 week. उसको अपनी डॉटर इन लॉ से 1 हफ्ते तक अवॉइड करना चाहिए. शी शुड अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विथ हर डॉटर इन लॉ फॉर 1 month, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विथ हर डॉटर इन लॉ फॉर 1 year. तो देखो रेडियो आयोडीन थेरेपी क्या यूज़ करता है, आयोडीन 131. ठीक है, और आयोडीन 131 की हाफ लाइफ कितनी हो जाती है, 8 days. ठीक है, तो रेडियो आयोडीन विच इमिट्स बीटा एंड गामा रेडिएशन. तो आफ्टर थेरेपी तो हो गई है पेशेंट की, लेकिन अब हमने उसे घर भी भेज दिया है ना. तो अभी उसको आयोडीन 131 लगा था तो उसकी हाफ लाइफ तो 8 दिन है. ठीक है, तो इसमें यही लगता है रेडियो आयोडीन में आयोडीन 131. अब उसकी हाफ लाइफ 8 दिन है. तो आफ्टर थेरेपी जो पेशेंट है द पेशेंट कंटिन्यूस टू इमिट रेडिएशन फॉर सेवरल डेज. तो वो कम से कम 1 हफ्ते तक तो इमिट करता रहेगा रेडिएशन. तो प्रेग्नेंट वुमेन है वो ज़्यादा सेंसिटिव है रेडिएशन के. एंड फीटल थायराइड कैन कंसनट्रेट आयोडीन. ठीक है, फीटस का जो थायराइड है वो कंसनट्रेट कर सकता है आयोडीन को. तो हम पेशेंट को सजेस्ट करेंगे तो कि उसको 1 हफ्ते के लिए तो अपने डॉटर इन लॉ से जो क्लोज कॉन्टैक्ट है वो अवॉइड करना चाहिए. 4 to 6 आवर्स तो नहीं, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ 8 days है. 1 month की भी नीड नहीं है, विच इज़ टू लॉन्ग फॉर स्टैंडर्ड थायरोटॉक्सिकोसिस डोसेज, क्योंकि 8 days ही है हाफ लाइफ. ठीक है, 1 year तो कम्प्लीटली इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अर्ली फेज ऑफ सब एक्यूट थायरोडाइटिस द रेडियो आयोडीन अपटेक इज. अर्ली फेज की अगर मैं बात करूँ सब एक्यूट थायरोडाइटिस की, तो रेडियो आयोडीन अपटेक कितना रहता है. सब एक्यूट थायरोडाइटिस कॉज रिलीज ऑफ परफॉर्म थायराइड हार्मोन ड्यू टू ग्लैंड इन्फ्लामेशन. ठीक है, तो थायराइड क्या है, थायराइड एक्टिवली हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो आयोडीन का अपटेक है वो बहुत ज़्यादा लो होता है. नॉर्मल अपटेक की हमने बात करी थी, कितना होता है, नॉर्मल अपटेक की हमने ऊपर बात करी थी 15 to 30% होता है. ठीक है, 15 to 30% होता है. वहीं थायरोडाइटिस में कितना हो जाएगा, लो हो जाएगा कितना, लेस देन 5%, क्योंकि अभी जो थायराइड है वो एक्टिवली हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो आयोडीन का अपटेक बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग द एटॉमिक बॉम्ब न्यूक्लियर डिजास्टर द फॉलोइंग डिजीज हैड एन इंक्रीज इंसिडेंस इन द एक्सपोज पॉपुलेशन. ठीक है, कोई एटॉमिक बॉम्ब न्यूक्लियर डिजास्टर, ठीक है, अभी तक जो एटॉमिक बॉम्ब न्यूक्लियर डिजास्टर है उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज़ है जिसके इस इंसिडेंस के होने के बाद मतलब इस इंसिडेंस में जो पॉपुलेशन एक्सपोज हुई है उसमें ये डिजीज़ होने के चांसेस इंक्रीज़ हुए हैं. ल्यूकेमिया, ब्रोंकियल अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ या ट्यूबरक्यूलोसिस. तो जैसे कि आफ्टर हिरोशिमा और नागासाकी रेडिएशन एक्सपोजर देयर वाज अ मार्क्ड इंक्रीज इन ल्यूकेमिया एंड थायराइड कैंसर्स. ठीक है, ल्यूकेमिया एंड थायराइड कैंसर्स. ल्यूकेमिया इज़ हाईली रेडियो सेंसिटिव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए.
नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग न्यूक्लियर कार्डियक इमेजिंग फॉर मायोकार्डियल इस्कीमिया। इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है रिगार्डिंग न्यूक्लियर कार्डियक इमेजिंग फॉर मायोकार्डियल इस्कीमिया। थैलियम की जो हाफ लाइफ है वो ज़्यादा होती है देन टेक्नीशियम। थैलियम हैज़ अ शॉर्टर हाफ लाइफ देन टेक्नीशियम। मायोकार्डियल वायबिलिटी इज असिस्ट बाय रुबीडियम। फ्लोरोडिऑक्सीग्लूकोज इज यूजफुल फॉर परफ्यूजन इमेजिंग। देखो ट्रू रिगार्डिंग न्यूक्लियर कार्डियक इमेजिंग फॉर मायोकार्डियल इस्कीमिया। तो मायोकार्डियल इस्कीमिया न्यूक्लियर कार्डियक इमेजिंग इस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, थैलियम 201। तो जो थैलियम की हाफ लाइफ है वो कितनी होती है, 73 आवर्स। वहीं अगर मैं टेक्नीशियम की बात करूँ, टेक्नीशियम 99 की, इसकी हाफ लाइफ होती है 6 आवर। तो बिल्कुल सही बात है, थैलियम की जो हाफ लाइफ है वो लॉन्गर है देन टेक्नीशियम। थैलियम इज़ अ शॉर्टर हाफ लाइफ, नो। मायोकार्डियल वायबिलिटी इज असिस्ट बाय रुबीडियम, नो। रुबीडियम असिस्ट परफ्यूजन, है ना। फ्लोरोडीऑक्सीग्लूकोज इज यूज फॉर परफ्यूजन इमेजिंग, नो। हमने ऊपर ही देखा है एफडीजी इज यूज फॉर मेटाबॉलिज्म स्टडी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरियाज ऑफ प्रोलोंग रिटेंशन ऑफ जीनोन 133 इन द लंग्स इज एसोसिएटेड विद। वो एरिया, ठीक है, एरियाज ऑफ प्रोलोंग रिटेंशन ऑफ जीनोन 133 इन द लंग, ठीक है, वो कौन सी डिजीज से एसोसिएटेड है। रिड्यूस ट्रैपिंग इन द लंग, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, पल्मोनरी एम्बोलिस या बैक्टीरियल निमोनिया। तो देखो जो जीनोन 133 है वो यूज़ किस में होता है, वेंटिलेशन स्कैन्स में, वेंटिलेशन स्कैन में। तो इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस एयर ट्रैपिंग हो जाएगी एंड जीनोन वॉश आउट इज डिलेड। मतलब कि क्या है कि जो जीनोन 123 है वो ज़्यादा टाइम तक प्रोलॉन्ग रिटेंशन हो गया है उन एरिया में उसका। तो क्या होगा भाई, अगर इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ जैसे कि COPD हो गया या अस्थमा हो गया, तो क्या हो जाएगा, एयर ट्रैपिंग हो जाएगी। अब जब एयर ट्रैपिंग हुआ है, ठीक है, ईयर ट्रैपिंग हुआ है तो जिनोन का जो वॉश्ड आउट है वो डिलेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रीटमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन इन अ केस ऑफ मेटास्टेटिक कैंसर हैविंग न्यूरोलॉजिक साइंस एंड एपिड्यूरल मेटास्टेसिस इज। स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन के ट्रीटमेंट में मेटास्टेटिक कैंसर के केस में न्यूरोलॉजिक साइन है, एपिड्यूरल मेटास्टेसिस है, तो क्या होगा, ट्रीटमेंट क्या होगा, स्टेरॉइड्स देंगे, सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी, अल्ट्रा हाई रेडिएशन ओनली, नार्कोटिक्स एंड स्टेरॉइड, सर्जिकल डिकम्प्रेशन एंड नार्कोटिक्स। तो देखो स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन रिक्वायर्स अर्जेंट मैनेजमेंट, ठीक है, हमें जल्दी से जल्दी उसको उस पर एक्शन लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ड्यू टू मेटास्टेसिस का मतलब कि कैंसर फैल चुका है, तो हम क्या करेंगे, उसको हाई डोज स्टेरॉइड देंगे। ठीक है, हाई डोज स्टेरॉइड देंगे जिससे कि जो एडेमा है वो रिड्यूस होगा। सर्जिकल डिकम्प्रेशन करेंगे इफ़ नीडेड एंड देन रेडिएशन थेरेपी टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म थेरेनोस्टिक्स इज अप्लाइड टू अ ब्रांच डेट। तो थेरेनोस्टिक्स जो टर्म है वो किससे रिलेट करता है, डील्स विथ अ प्रोसेस ऑफ डाइंग इन कैंसर केसेस, कंबाइंड डायग्नोस्टिक इमेजिंग विथ टारगेटेड थेरेपी, प्लान्स कॉम्बिनेशन रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी, प्लान्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियो कीमो एंड सर्जरी। तो जो थेरेनोस्टिक्स है वो क्या बोलता है कि हमने डायग्नोस्टिक इमेजिंग और टारगेटेड थेरेपी को कंबाइन किया है। ठीक है, जैसे कि 68 गैलियम डॉटेड डायग्नोसिस में और 177 ल्यूटियम डॉटेड थेरेपी में। ठीक है, क्या बोलता है ये टर्म, दिस टर्म रेफर्स टू कि हम combines diagnostic imaging and target radionuclide therapy. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रैक पिक फिनोमिनन इन रेडिएशन एंकोलॉजी हैज़ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इन थेरेपी यूजिंग। जो ब्रैक पिक फिनोमिनन है रेडिएशन एंकोलॉजी के अंदर, उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है थेरेपी का, किसको यूज़ करके, फोटोन प्रोटोन न्यूट्रॉन के कीमोथेरेपी। तो ब्रैक पिक डिस्क्राइब करता है कि हाउ चार्ज पार्टिकल डिपोजिट how charged particles deposits maximum energy at a specific depth. Maximum energy at a specific depth.
तो प्रोटोन थेरेपी जो है वो इस प्रिंसिपल को यूज़ करता है टू डिलीवर हायर डोज एट अ ट्यूमर डेप्थ विथ मिनिमल एग्जिट डोज। तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, प्रोटोन। तो ब्रैग पिग फिनोमिनन जो है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का, उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है प्रोटोन थेरेपी के अंदर, ठीक है, यूजिंग प्रोटोन, दैट इज़ प्रोटोन थेरेपी। प्रोटोन थेरेपी यूज़ कर रहा है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मैक्सिमम एनर्जी एक स्पेसिफिक डेप्थ पे कर रहे हैं, मतलब हम हायर डोज ट्यूमर की डेप्थ पे दे रहे हैं विथ मिनिमल एग्जिट डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? एक्सरेज आर न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस बाय मशीन, एक्सरेज न्यूट्रॉन्स है जो कि मशीन से प्रोड्यूस होते हैं। गामा रेज आर इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, गामा रेज आर फोटोन्स प्रोड्यूस बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, बीटा पार्टिकल्स आर प्रोटॉन्स प्रोड्यूस बाय मशीन्स। तो एक्सरेज आर न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस बाय मशीन्स, नो, ठीक है। तो एक्सरेज photons from machine electron interaction, gamma rays are electrons produced by radioactive substances, no, gamma rays are photons, ठीक है। और गामा रेज आर फोटोन्स प्रोड्यूस बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, बिल्कुल गामा रेज फोटोन्स है जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से प्रोड्यूस होते हैं। बीटा पार्टिकल्स आर प्रोटोन्स प्रोड्यूस बाय अ मशीन, नो, अभी ऊपर ही देखा हमने, बीटा पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का, द शीलिंग टेस्ट इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ। जो शीलिंग टेस्ट है वो इनमें से किसके डायग्नोसिस के लिए हम यूज़ करेंगे? तो शीलिंग टेस्ट क्या इवेल्युएट करता है? इट इवेल्युएट्स विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन, ठीक है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन कितना हुआ है। तो पर्नीशियस एनीमिया, प्रोस्टेट कैंसर, सीलियक डिजीज, थायराइड कैंसर, तो बिल्कुल पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है, पर्नीशियस एनीमिया जो विटामिन B12 की कमी से हो रहा है, तो शीलिंग टेस्ट हम यूज़ करते हैं जो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन इवेल्युएट करेगा, ठीक है, क्लियर है। आई होप कि क्वेश्चंस आपको ये अच्छे लगे होंगे। आई होप जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो पर्टिकुलर रेडियोथेरेपी का कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिन्होंने KGMU लखनऊ का पेपर भरा था, उनकी एग्ज़ाम डेट आ गई है 3 अप्रैल 2026, जिनको आई गेस कि बहुत टाइम से एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार था, तो बिल्कुल उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहने वाला है। जो अभी अपकमिंग जून में आई गेस MSc का न्यूक्लियर मेडिसिन का जो एम्स दिल्ली एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है वो भी आने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो टेंटेटिव डेट दे रखी है एम्स ने शेड्यूल में, अपने जो टेंटेटिव कैलेंडर में, वो 20 जून आई गेस 20 जून 2026 डेट दे रखी है MSc न्यूक्लियर मेडिसिन के एग्ज़ाम की, ठीक है। फॉर्म आई गेस शुरू हो जाएंगे मे बी दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ, जैसे भी मुझे पता लगेगा मैं इन्फॉर्म कर दूँगी सबको, ठीक है। तो उसके प्रिपरेशन के लिए भी क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। जैसा भी फीडबैक है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो एस्पायरेंट्स का कोर्स बाय करना चाहते हैं, वो नीचे लिंक पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे और कोर्स को एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू। जैसा भी आपका फीडबैक है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड योर डाउट्स टू।